हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जी के जीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वृक्ष के नीचे रानी, यहाँ पे क्या है, माया देवी, रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। ऑप्शन ए अशोक वृक्ष, ऑप्शन बी आम का वृक्ष, ऑप्शन सी पीपल का वृक्ष, ऑप्शन डी साल का वृक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साल का वृक्ष। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल के वृक्ष के नीचे माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। माया देवी को महामाया के नाम से भी बुलाया जाता था। किस नाम से? महामाया के नाम से भी बुलाया जाता था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश 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 पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी। किस पर विजय थी? उड़ीसा पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध अगर पूछे, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश 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 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ऑप्शन ए 390, ऑप्शन बी 930, ऑप्शन सी 309, ऑप्शन डी 903। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 390। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक था। कब तक था? शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है काफी बार। गुप्त काल को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता था, स्वर्ण काल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डैश 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 के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए 1106 से 326 ईस्वी, ऑप्शन बी 1606 से 1826 ईस्वी, ऑप्शन सी 1206 से 1526 ईस्वी, ऑप्शन डी 1006 से 1326 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1226 ईस्वी से 1526 ईस्वी। 1226 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में माना जाता है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत के 5 वंशों ने शासन किया है। भारत के 5 वंशों ने शासन किया है। पहला अगर पूछे तो पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश ये कब तक था? तो ये 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक।
1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। फिर था खिलजी वंश। खिलजी वंश ये कब तक था? 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ये कब तक था? तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। ये आपको हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, पहले क्वेश्चन में। 1414 ईस्वी तक। उसके बाद आता है सैयद वंश। ये कब तक था? 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद आता है लोधी वंश। ये था 1451 ईस्वी से 1526। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। पहले क्या है? गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। फिर उसके बाद खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। फिर उसके बाद है लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी पांडे, ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाल। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? जो पाल राजवंश है वो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। सातवाहन दक्षिण भारत से संबंधित है, पांडे दक्षिण भारत से संबंधित है, और पल्लव भी दक्षिण भारत से संबंधित है। पाल वंश उत्तर भारत का राजवंश था। पाल वंश क्या था? उत्तर भारत का राजवंश था। उत्तर भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप एंगल तृतीय एंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन डी, एक मिनट, यहाँ पे क्या है? एंग्लो। यहाँ पे क्या है? एंग्लो। एंग्लो मैसूर युद्ध। ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन डी सालवाई की संधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के। ये कब हुआ था? तो 1792 ईस्वी। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत डैश 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 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1856। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1858। भारत 1858 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। 1 नवंबर 1858 को को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा को पढ़ा। महारानी महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा को पढ़ा।
1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में भारत में भारत में महारानी विक्टोरिया को महारानी घोषित कर दिया था। या फिर ऐसे लिख लीजिए, इसे काट देते हैं, ऐसे लिख लीजिए, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में 76 ईस्वी में भारत की महारानी घोषित किया गया। महारानी घोषित किया गया। शुरू से पढ़ लेते हैं। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1787, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1876। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था कब घोषित किया गया था, 1876 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1876 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। ऑप्शन ए फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी इंडिगो विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी नक्सलवाड़ी विद्रोह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नक्सलवाड़ी विद्रोह। नक्सलवाड़ी विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। नक्सलवादी विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में। कब हुई थी, 1967 में पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में स्थित नक्सलवाड़ी नामक स्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1967 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में स्थित नक्सलवाड़ी नामक स्थान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे एनी बेसेंट। होम रूल लीग जो आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति। इसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डैश 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 नामक ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे है जम्बू द्वीप, ऑप्शन बी आर्यवर्त, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी भारतवर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया नामक ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे डैश 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी शिवालिक रेंज, ऑप्शन सी कैलाश रेंज, ऑप्शन डी ग्रेट हिमालय। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक रेंज। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे
शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। शिवालिक रेंज की औसत ऊंचाई पूछते हैं। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? तो 850 से 1200 मीटर। 850 से 1200 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा है। हिमालय पर्वतमाला, पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा है। सबसे उत्तरी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? ऑप्शन ए सोलन, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी मंडी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या है? शिमला। राजधानी कौन सी थी? शिमला। वहीं हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन या दूसरी राजधानी कौन सी है? धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जापान की सहायता से निर्मित पैथक जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी। जापान की सहायता में निर्मित, यहाँ पे क्या है? पैथन है। पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? ये गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध की कुल लंबाई कितनी है? अगर बांध की कुल लंबाई पूछे, कुल लंबाई, तो इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध किस मिट्टी से बना है? ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी कछारी, ऑप्शन डी लाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कछारी। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध किस मिट्टी से बना है? तो किस मिट्टी से बना है? कछारी मिट्टी से बना है। कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, डैश 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 भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए किस भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए स्टेट क्यूआर कोड, ऑप्शन बी गवर्नमेंट क्यूआर कोड, ऑप्शन सी इंडिया क्यूआर कोड, ऑप्शन डी भारत क्यूआर कोड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गवर्नमेंट क्यूआर कोड। गवर्नमेंट क्यूआर कोड भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों के एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वच्छ जल फंड, ऑप्शन बी पीएसयू फंड। एक मिनट, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है?
डैश 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 भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए भुगतान संस्करण प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसका ये रॉन्ग आंसर है, इसका ये बी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत क्यूआर कोड। थोड़ी सी गलती होगी, आप लोग इसे थोड़ी चेंज कर लेना। ऑप्शन बी इसका रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। भारत क्यूआर कोड भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है। तो कौन सी है? भारत क्यूआर कोड शुरू की गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में इसकी शुरुआत हुई। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी गलती हो गई है, आप लोग इसे सही कर लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों में एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वच्छ जल फंड, ऑप्शन बी पीएसयू फंड, ऑप्शन सी स्वच्छ गंगा फंड, ऑप्शन डी जल फंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वच्छ गंगा फंड। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? तो स्वच्छ गंगा फंड है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट ने 24 सितंबर 2014 2014 को स्वच्छ गंगा फंड गठन की स्वीकृति की। कब की थी? 24 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय खाद्य सुरक्षा की स्थापना स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2006 के अंतर्गत अगस्त अगस्त 2011 में की गई। अगस्त 2011 में की गई थी। कब की गई थी? खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अगस्त 2011 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, डैश 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 को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। ऑप्शन ए विमुद्रीकरण, ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन सी एटीएम कार्ड, ऑप्शन डी रक्षा कर्मियों का वेतन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। ये कब लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ई गवर्नेंस क्या है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी संचालित शासन, ऑप्शन सी मानव संचालित शासन, ऑप्शन सी व्यवस्थित शासन, ऑप्शन डी प्रभावी प्रशासनिक शासन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी संचालित शासन। ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस है प्रौद्योगिकी संचालित शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन,
ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी भारत। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पार्टी की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में। कब हुई थी? वर्ष 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी न्याय स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष बंधुता, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की ब्रिटिश प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी पी डी मारी वेंकट सुब्बाराव। ऑप्शन डी पिंगाली वेंकैया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आंसर क्या है? ऑप्शन सी पी डी मारी वेंकट सुब्बाराव। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो ये है पी डी मारी वेंकट सुब्बाराव, ये रचयिता है। इसे वर्ष 1962 में तेलुगु भाषा में रचा गया था। कौन सी भाषा में रचा गया था? तेलुगु भाषा में रचा गया था। 1962 को तेलुगु भाषा में रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा ने किस दिन भारत को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।